नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अगेन हम क्या बात करने वाले हैं वो आपने टाइटल में अच्छे से रीड कर लिया होगा। ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का पार्ट 9। हम बात कर रहे हैं इसमें भूगोल की। जो भी न्यू एस्पिरेंट न्यू स्टूडेंट इस फील्ड में नए नए आए हैं, मतलब कि अगर आपको तैयारी करते हुए मात्र अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है या फिर 3 मंथ हुआ है आपको, ठीक है, तैयारी करते हुए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए ज्योग्राफी पार्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे जीएस एसएसटी की, तो उसमें जो आपका सिंपल जो भूगोल सब्जेक्ट है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है आपसे हिस्ट्री में से, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका भूगोल, फिर पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपका अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका लेवल बढ़ जाता है, बट अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछेगा, बट भूगोल में से आपसे 7 से 8 क्वेश्चन वो पूछेगा। हिस्ट्री में आपसे 10 से 11 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन जिनको तैयारी करते हुए कम से कम 1 साल हो चुका है तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। और आई थिंक वो इस वीडियो को समझ रहे होंगे कि इस बुक की क्या वैल्यू है, ये बुक कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो इस बुक में क्वेश्चन रखे गए हैं वो क्वेश्चन कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने बच्चों, ये किताब है सार संग्रह रुक्मणी पब्लिकेशंस की, और इसमें केवल वही क्वेश्चंस लिए गए हैं, वही क्वेश्चन रखे गए हैं इस बुक के अंतर्गत जो प्रीवियस एग्जाम में आपके एसएससी के पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ही एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेरी छोटी सी एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि पेन डाउन करिए, पेन पेपर लेके आइए, नोटबुक लेके आइए, वीडियो को पॉज करिए, बोल बोल के लिखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं रियल में, आप नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, आपके पास टाइम कम है, आप जॉब करते हैं, फैमिली की कंडीशन कुछ और है, पढ़ने का माहौल नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हल्ला बहुत ज़्यादा होता है घर में आपके, दुनिया भर के तमाम परेशानियों के बाद भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कोई लाइब्रेरी है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नियर में कोई ऐसा कोई भी स्पेस आपको मिले पढ़ने के लिए, वहां जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि फॉर्म भरा है। अगर आप चाहते हैं कि आप ईमानदारी बरतें उसके साथ में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बात बहुत अधिक हुई बच्चों, मैं करता हूं अपना ये लेक्चर स्टार्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे को लाइक करिएगा, और जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक बार विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल की, और फिर डिसाइड करेंगे उनको सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं। एक बात और, आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपके फ्रेंड हैं। आज आप उनकी हेल्प करेंगे, कल वो आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प का सिलसिला ब्रेक नहीं होना चाहिए इस दुनिया से। तो प्लीज़ इसको शेयर करने में आप कंजूसी मत करना। एक क्लिक करना है टॉप में, शेयर पे जाके उसको वो लिंक व्हाट्सअप कर देना है या फिर मेल करना है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता का वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सापेक्ष आर्द्रता। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को पेन डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर में। कौन सी मिट्टी में सूखने पर
सबसे पहले या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती भी है? इसका राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या होता है? ये होता है जून से सितंबर के बीच में। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय होता है वो होता है जून से सितंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि पैसिफिक की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है या प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए? प्रशांत महासागर में क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन से महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो आपको राइट आंसर याद रखना है इसका क्या? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं ना AM, मतलब मॉर्निंग का समय AM, इवनिंग का समय PM, तो ये प्राइम मेरिडियन वो है। ग्रीनविच से होकर ये रेखा गुजरती है या ये स्थान जो है वो क्या है? ग्रीनविच का। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलमरूद्य है? इसका राइट आंसर है पनामा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत पर अधिकतम ज्वालामुखी आते हैं और ये ज्वालामुखी काफी ऊंचे होते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोटोपैक्सी। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बांगर मैदान। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, इसको बोलते हैं कैनेली हेविसाइड लेयर। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टाइफून। अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्यापारिक पवनें या फिर ट्रेड विंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं SSC के, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैं आज हाईलाइट कर रहा हूं। तो इसको आप पेन डाउन करना, राइट डाउन करना, इसको ध्यान से समझ के लिखना और इसको समय आने पर समय पर इसको आप एक काम करिएगा, रिवाइज करिएगा, तभी ये आपका साथ देंगे, तभी ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालगासी, सोकात्रा, जंजीबार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? यह है हिंद महासागर के। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहां पर स्थित है? यह है नीलगिरी के दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? इसका नाम है श्रीहरिकोटा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य पूछ रहा है हमसे भारत का, उसका नाम क्या है? इसका नाम है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC के MTS में ये कई बार पूछा गया है। CGL के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को। ये बेसिक क्वेश्चंस है, इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है, मतलब मिली हुई है या फिर एडजस्ट है? इसका राइट आंसर है भूटान। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भांबर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं?
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? उसका नाम क्या है? इसका नाम है सागौन। सागौन के वृक्ष वहाँ पे क्या होते हैं? बहुत अधिक मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये भी आप याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? ये है 40.008 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि स्थित है? बेरिंग जल संधि। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? इसका विस्तार क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भाग। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती है। मतलब मिट्टी भरी हवाएं क्या होती हैं? चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है खमसीन। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता है, वो कहलाता है क्या? एस्चुरी। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा पास किन किन को अलग करता है? श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को। सुएज नहर बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर किन्हीं दो सागरों को आपस में जोड़ती है, उसका नाम क्या है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये स्किल्स, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। एक एक लाइन को अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि दो सागरों को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? इसका नाम है सुएज नहर। ठीक है ना। लाल सागर तथा भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? अगर एग्जाम में ये पूछे तो देखिए, वो कुछ भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये नहीं कि बस एक लाइन में आंसर याद कर लिया। इस लाइन को देखिए, आप कुछ समझिए, फिर अपने माइंड में क्वेश्चंस को बनाइए कि एग्जाम में कैसे पूछ सकता है। इस तरह से क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। देखना, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा करने में, ठीक है ना। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पहली बात तो ये है। और ढेर पढ़ो, एग्जाम में कुछ भी याद ना रहे तो थोड़ा ये गलत चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी। ज्ञान वही जो एग्जाम में काम आए, वरना वो बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉली ब्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो। ये कहाँ पर बहती है? यह बहती है पेरू तट के पास, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये क्या करती है? फ्लो करती है, मतलब चलती है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट करना है बस आपने। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन कहाँ पे होता है? उसका नाम क्या है? एक तरफ गर्म की बात कर रहा है बच्चों, और एक तरफ बात कर रहा है हमसे ठंडी जलधारा की। इसका मिलन कहाँ पे होता है? लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ये है ठंडी। और गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है गर्म, ये क्या है? गर्म जलधारा। इन दोनों का जहाँ पे मिलन होता है ये होता है स्थान, इसका नाम है न्यू फाउंड लैंड। इसकी एक खास बात और है कि इस स्थान पर सबसे अधिक मछलियां पाई जाती हैं। ये जो पानी होता है गर्म, और जल जो धाराएं होती है ठंडी और गर्म जल धारा आपस में मिलती हैं, जहाँ पे ये आपस में टकराती हैं, उस स्थान पर इतनी मछलियां पाई जाती हैं, और इतनी अच्छी मछलियाँ कहते हैं वहाँ की होती है कि उसमें से जो ऑयल निकलता है, मछली का जो तेल निकलता है, वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। तो अगर आपसे पूछे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस तरह की जलधारा है, ठंडी, गर्म, आपको
अदर कोई ऑप्शन दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है तथा लैब्राडोर कैसा है, एक ठंडी जलधारा। इसको आप लोग ध्यान से नोट करना, इसको तो स्किप मत करना प्लीज आप, ठीक है। अगर आपने अब तक पेन और पेपर उठाने का कष्ट नहीं करा है तो प्लीज आप कष्ट करिए और इसको नोट करिए। अगला है कि नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? इसका नाम है पाल घाट। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस रिवर को हम साउथ गंगा के नाम से जानते हैं? इसका नाम है गोदावरी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में ज़्यादा पूछा गया है, सीजीएल में 1 से 2 बार पूछा गया है और एमटीएस में कई बार पूछ लेता है। अगर आपका एग्जाम एमटीएस का है तो प्लीज़ याद कर लीजिए, साउथ गंगा नोट्स में लिखिए, फिर लिखिए गोदावरी रिवर। अगला क्वेश्चन है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? वेरीनाग में। अगला क्वेश्चन है उटकमंड पर्यटन स्थल किस राज्य में है? यह है तमिलनाडु में। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? ये आपका है 8, न्यूमेरिक वाला 8, ठीक है। ये बिहार झारखंड। अगला है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का कितना % होता है? ये होता है 78%। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित करा गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? यह है पतझड़ वन। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए जीव जंतु जो होते हैं वो और वनस्पति दोनों की बात कर रहा है। इसके अवशेष अगर हमें कहीं मिलते हैं तो उस अवशेष को क्या कहते हैं? उस अवशेष को कहते हैं फॉसिल या फॉसिल्स। अगर लास्ट में से लगाए तब भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और फॉसिल बोले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालय राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह कहाँ पर है? यह है उत्तरांचल में। और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे पड़ता है? ये भी उत्तरांचल में ही पड़ता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है तो स्किप मत करना। अगला है कि आपका स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है, कितना डिफरेंस होता है? ये होता है 5.5 घंटे का या 5.5। आपने कभी अगर कंप्यूटर में अगर आप बैठते हो तो उसमें आपने टाइम सेट करा होगा तो उसमें +5:30 हमको ऐड करना होता है। हमारी जो स्टेट का जो पोजीशंस है वो है +5.5। देखिए जब भी आप टाइम सेट करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये मेरे सिस्टम का डेट एंड टाइम है। यहाँ शो दिस क्लॉक में दिखा रहा है UTC +5:30, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो इसमें प्लस 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 करके बहुत सारे अलग अलग, जैसे बैंकॉक का आप देख रहे हैं, यहाँ पर अस्ताना का आप देख रहे हैं, ढाका का आप देख रहे हैं। तो हमारी जो पोजीशंस है वो है +5:30, ठीक है। जैसे चेन्नई, कैलकाटा, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, ये हमारी पोजीशन यहाँ पर है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा लिखा हुआ, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। सिंपल इसने क्या बोला था हमसे? भारत मानक समय या भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के बीच का अंतर कितना होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन है बाबा बुदुन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है?
बाबा बदुन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, वो हमसे ये जानना चाहता है। कर्नाटक लौह अयस्क। अगला है कि क्वेश्चन हमारे पास, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सुपुष्ट ज्वालामुखी। इसमें देखो क्या होता है, ये ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जो काफी लंबे अरसे तक काफी शांत रहता है। हल्की फुल्की सी उसके अंदर फुसफुसाहट सी होती है, मतलब हल्का हल्का सा उसमें से ज्वाला निकलती रहती है, लावा निकलता रहता है। अचानक वो क्या होता है, बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी क्या होता है, उद्गारित हो जाता है, उद्गम उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डोनर बैंक किससे संबंधित हैं? ये दोनों बैंक जो संबंधित हैं, ये है मछली उद्योग से। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? कहाँ से दक्षिण भारत में ये हवाएं क्या करती हैं, एंटर करती हैं? दक्षिण पश्चिम से। इनकी पोजीशन पूछ रहा है हमसे, पोजीशन आप याद रखिएगा, कहाँ से करती हैं? दक्षिण पश्चिम से। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? इसका राइट आंसर है 200 नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? यह उत्तर अटलांटिक महासागर में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी या परतदार चट्टानों में। खनिज तेल कहाँ पाए जाते हैं? खनिज तेल की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। खनिज तेल मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये चट्टानें होती हैं अवसादी या परतदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक कॉन्टिनेंटल वाटर डिवाइडर के रूप में जाना जाता है? इसका नाम है रॉकीज। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम भारत में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन जैसे ही वो तिब्बत में फ्लो करती है, तिब्बत में बहती है, तब उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। वहाँ के लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं? वहाँ के लोग, तिब्बत के लोग इसको ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बोलते, इसको किस नाम से वो लोग जानते हैं, या किस नाम से इस नदी को पुकारते हैं? तो उसका नाम है सांगपो। तो आप लिखिए नोट्स में कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। इसको आप कंप्लीट नोट करना, ठीक है। इसका शॉर्टकट आप नहीं नोट कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको स्किप करें, इसलिए आप पूरा लिखिए और टाइम से इसको रिवाइज करना। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं 38वीं समानांतर रेखा। आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर ये चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं हर रोज़ आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ लेता हूँ अलविदा। डू सब्सक्राइब, इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते हुए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए ज्योग्राफी पार्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।
जिस तरह से साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे जीएस एसएसटी की, तो उसमें जो आपका सिंपल जो भूगोल सब्जेक्ट है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है आपसे हिस्ट्री में से, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका भूगोल, फिर पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपका अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका लेवल बढ़ जाता है, बट अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछेगा, बट भूगोल में से आपसे 7 से 8 क्वेश्चन वो पूछेगा। हिस्ट्री में आपसे 10 से 11 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये कुछ फॉर्मेट होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन जिनको तैयारी करते हुए कम से कम 1 साल हो चुका है तो उनको इसके बारे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगेन हम क्या बात करने वाले हैं वो आपने टाइटल में अच्छे से रीड कर लिया होगा। ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का पार्ट 9। हम बात कर रहे हैं इसमें भूगोल की। जो भी न्यू एस्पिरेंट, न्यू स्टूडेंट इस फील्ड में नए नए आए हैं, मतलब कि अगर आपको तैयारी करते हुए मात्र अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है या फिर 3 मंथ हुआ है आपको, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में आपके एसएससी के पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ही एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेरी छोटी सी एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि पेन डाउन करिए, पेन पेपर लेके आइए, नोटबुक लेके आइए, वीडियो को पॉज करिए, बोल बोल के लिखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, रियल में आप नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी में बहुत अच्छे से पता होगा और आई थिंक वो इस वीडियो को समझ रहे होंगे कि इस बुक की क्या वैल्यू है, ये बुक कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से। जो इस बुक में क्वेश्चन रखे गए हैं वो क्वेश्चन कितने अच्छे क्वेश्चन है। मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने बच्चों, ये किताब है सार संग्रह रुक्मणी पब्लिकेशंस की, और इसमें केवल वही क्वेश्चंस लिए गए हैं, वही क्वेश्चन रखे गए हैं इस बुक के अंतर्गत जो